हेलो एवरीवन। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। यहाँ हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स, जो सुजय सी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम यहाँ डेली सुजय सी बुलेटिन और डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। आज रविवार 19 जुलाई 2026, आषाढ़ शुक्ल पक्ष षष्ठी संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। राजस्थान साइबर अपराध नियंत्रण, मुख्य समाचार, मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर R4C और हेल्पलाइन नंबर 1930 का निरीक्षण व पुलिस मुख्यालय में उच्च अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक की है। साइबर ठगों को गिरफ्तारी के साथ साथ उनकी संपत्तियों पर कड़ी निगरानी और कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बजट और बुनियादी ढांचा हम देखें तो बजट 2026-27 में साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर R4C की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने R4C अर्थात राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर के लिए नया भवन उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 1930 हेल्पलाइन का विस्तार और प्रगति। पहले ये हेल्पलाइन 30 लाइनों पर काम कर रही थी, जिसे बढ़ाकर 53 लाइनें कर दिया गया है। जल्द ही इसे 60 लाइनों तक विस्तारित किया जाएगा ताकि पीड़ितों की शिकायत समय पर सुनी जा सके। वर्तमान में हेल्पलाइन 3 पारियों में 3 शिफ्ट में नियंत्रित संचालित की जा रही है। हेल्पलाइन 1930 पर आने वाली 95% शिकायतें समय पर दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। जून 2026 के आंकड़े हम देखें तो कॉल्स टेकर लाइन रिप्लाई प्रतिशत TCS और NCRP में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 5 लाख से अधिक साइबर धोखाधड़ी पर 412 E0 FIR दर्ज की जा चुकी है। 412 5 लाख से अधिक साइबर धोखाधड़ी पर। प्रमुख विशेषज्ञ अभियान इसके साइबर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन वज्र प्रहार, ऑपरेशन साइबर शील्ड, ऑपरेशन एंटीवायरस, ऑपरेशन म्यूल हंटर चलाया जा रहा है। अपराधियों की गिरफ्तारी, पीड़ितों को रिफंड दिलाना, फर्जी सिम व IMEI ब्लॉक करना आदि इसके मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण सरकारी प्रयास व निर्देश। गृह मंत्रालय द्वारा डिजिटल सुरक्षा व अनुसंधान के लिए वर्ष 2026 में 54 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया। साइबर क्राइम में अपना बैंक खाता म्यूल अकाउंट उपलब्ध करवाने वाले लोगों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैंकिंग संस्थाओं के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर साइबर अपराधियों के बैंक खाते तुरंत ब्लॉक करवाने व आधुनिक डेटा विश्लेषण डेटा एनालिसिस का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। बैंक और साइबर पुलिस के बीच बेहतर समन्वय के लिए 21 जुलाई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्पेशल स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी बुलाई गई। जागरूकता व जन अपील। सोशल मीडिया, अन्य मीडिया माध्यमों, स्कूलों, कॉलेजों में विशेष जागरूकता अभियान चला के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि किसी भी प्रकार के साइबर अपराध होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाएं। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राम विकास चौपाल तिलानेश गांव डेगाना नागौर। तिलानेश गांव डेगाना नागौर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा ग्राम विकास चौपाल आयोजित की गई। मुख्यमंत्री जी ने नागौर के तिलानेश गांव में किसानों, पशुपालकों, युवाओं के साथ सीधा संवाद किया। नारी सशक्तिकरण ग्राम विकास चौपाल नागौर जिले के डेगाने के तिलानेश गांव में ग्राम विकास चौपाल, जिसमें नारी सशक्तिकरण पर नारियों के साथ बैठक भी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उन्होंने यहां उपस्थित महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प 4 प्रमुख जातियों महिला, युवा, किसान और मजदूर को सशक्त कर विकसित भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना उद्देश्य है। मुख्यमंत्री के तिलानेश गाँव में भ्रमण व महत्वपूर्ण घोषणाएं। डेगाना क्षेत्र के तिलानेश गाँव में नागौर भजनलाल शर्मा ने शनिवार सुबह प्रातः भ्रमण किया। इससे पहले वे खेतों में पहुंचे, किसानों के साथ फसलों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं खेत में उतरकर किसानों के साथ निराई गुड़ाई में मदद की। ग्रामीणों, महिलाओं, बच्चों से संवाद। घर घर जाकर मुलाकात। मुख्यमंत्री गांव के गलियों में पैदल घूमे, घर घर जाकर महिलाओं से आत्मीय संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना, महिलाओं से चर्चा की। स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, आजीविका और राजीविका से संबंधित गतिविधियों पर चर्चा की। बुजुर्गों से बच्चों से जुड़ा, बुजुर्गों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अन्य योजनाओं से लाभ मिलने की जानकारी ली। बच्चों को स्नेहपूर्वक दुलार कर टॉफियां वितरित की और उनकी पढ़ाई व भविष्य की आकांक्षाओं के बारे में जाना। युवाओं के साथ शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार के अवसरों पर व्यापक चर्चा की। विकास कार्य में महत्वपूर्ण घोषणाएं। तिलानेश गांव में समग्र विकास के लिए नए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। रामसरी गांव से जोबनेर बुटाटी राजमार्ग, जो स्टेट हाईवे है, 1.18 करोड़ रुपए की लागत से डामर सड़क की निर्माण की घोषणा की है। रामसरी गांव से जोबनेर बुटाटी तक जो स्टेट हाईवे है 1.18 करोड़ अर्थात 1.18 करोड़ की लागत से डामरीकरण किया जाएगा। गांव में पुस्तकालय सह अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। ग्राम के शिव सागर तालाब के सौंदर्यीकरण के जीर्णोद्धार की घोषणा की। ग्रामीणों द्वारा उठाए गए जल भराव सहित विभिन्न स्थानीय मुद्दों के शीघ्र व प्रभावी समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शहीद आवास पर भोजन व परिजनों से मुलाकात। मुख्यमंत्री ने गांव में स्थापित शहीद ग्रेनेडियर मोडाराम
खटकड़ की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। शुक्रवार को रात्रि चौपाल के बाद मुख्यमंत्री जी ने शहीद निवास पर गए, वहां शहीद के परिजनों के साथ भोजन किया और उनका कुशलक्षेम जाना। नेक्स्ट हम देखेंगे जल जीवन मिशन 2.0 राजस्थान के महत्वपूर्ण नोट्स हम इसमें देखेंगे। जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृति। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने 537 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की है। फंडिंग पैटर्न महत्वाकांक्षी योजना केंद्र और राज्य सरकार की 50-50% के बराबर भागीदारी से संचालित की जा रही है। जल जीवन मिशन के नए समय सीमा 2028 तक कर दिया गया है, दिसंबर 2028 तक। प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल के माध्यम से जल सुरक्षित और स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य है। राजस्थान द्वारा बनाए गए नए कीर्तिमान में हम देखें तो राजस्थान में योजना की जमीनी प्रगति को दर्शाते हैं, जिसमें 3241 योजनाएं प्रदेश में भौतिक रूप से पूर्ण हो चुकी हैं। 2520 योजनाएं जल अर्पण किया जाएगा। 2520 योजनाओं का 2212 से अधिक गाँव में हर घर जल प्रमाणित घोषित हो चुके हैं। 2212 705 नए प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। पिछले 2 माह के भीतर 100% कार्य सभी गाँवों में जल सेवा आकलन का कार्य पूरा कर लिया गया है। पृथक बजटीय प्रावधान कैटेगरी वाइज बजट अनुसूचित अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान किया, जिसमें सामान्य क्षेत्रों के लिए 307.45 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति एससी घटक के लिए 177.77 करोड़ रुपए अर्थात 177.73 करोड़ रुपए, अनुसूचित जनजाति के लिए 52.52 करोड़ रुपए अर्थात 52.52 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में पंचायत एवं निकाय चुनाव राजस्थान हाई कोर्ट में पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर उच्च स्तरीय मंथन किया गया। राज्य सरकार 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच पंचायत निकाय चुनाव कराने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद रिपोर्ट तैयार की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सहमति के बाद सोमवार को हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। इसे हाईकोर्ट ने 16 जुलाई की सुनवाई में चुनाव पर देरी पर नाराजगी जताते हुए 20 जुलाई तक चुनाव की तारीख, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और आरक्षण लॉटरी के साथ तिथि प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। अवमानना की चेतावनी के साथ बैठक में महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा व स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन, पंचायती राज के अधिकारी उपस्थित थे। तो अब 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच चुनाव कराने की तैयारी में है। ईवीएम के किराए का अतिरिक्त वित्तीय भार। राजस्थान सरकार ने चुनाव हेतु मध्य प्रदेश सरकार से 10,000 बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट ईवीएम किराए पर मंगवाई थी। 10,000 शुरुआती तैयारी अप्रैल में चुनाव करानी थी, लेकिन चुनाव टलने के कारण जनवरी से मशीनें वेयर हाउसों में बंद है। सरकार को बिना उपयोग भी हर माह 20 लाख का किराया चुकाना पड़ रहा है। किराया दर एमओयू प्रत्येक बैलेट और कंट्रोल यूनिट 4 माह का किराया 800 रुपये तय है। प्रति सेट पर 800 रुपये सुरक्षा रसीद जमा है। टूट फूट की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। निःशुल्क दवा योजना में राजस्थान का स्थान। सस्ते और गुणवत्तापूर्ण दवाओं में राजस्थान मॉडल। राष्ट्रीय रैंकिंग। सरकारी अस्पतालों में सस्ती गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करवाने में मई माह की रैंकिंग में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर रहा है। मई माह की रैंकिंग में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के इस मॉडल की विशेष सराहना की गई। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ के अनुसार प्रदेश के 19,000 दवा वितरण केंद्रों से प्रतिदिन करीब 3.60 लाख मरीजों को निःशुल्क दवाएं मिल रही हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे साइबर क्राइम। राजस्थान ग्रामीण बैंक का वेबसाइट हैक। डोमेन रिन्यू नहीं होने के कारण लापरवाही का हैकर्स ने उठाया फायदा। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब राजस्थान ग्रामीण बैंक के पुराने आधिकारिक डोमेन पर हैकर्स ने एडल्ट कंटेंट अपलोड कर दिया। बैंक द्वारा पुराने डोमेन को समय पर रिन्यू नहीं करवाया। इसके कारण 27 जून को इसे किसी अन्य पक्ष ने पंजीकृत कर लिया और 2 जुलाई से इस पर अश्लील सामग्री दिखने लग गई थी। तकनीकी जांच में इस डोमेन के संचालक का संबंध इस्तांबुल तुर्की से जुड़ा दिखाई दिया। साइबर विशेषज्ञ श्याम चंदेल के अनुसार इस डोमेन का उपयोग ग्राहकों को फर्जी बैंकिंग वेबसाइट पर ले जाकर डेटा चोरी, फिशिंग अटैक और वित्तीय ठगी करने के लिए किया जा सकता है। इस वजह से उपभोक्ताओं के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि बैंकिंग सेवाओं के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट www.rgb.bank.in का ही उपयोग करें। पुराने डोमेन को ब्लॉक करवाने के लिए मुख्यमंत्री जी की आईटी टीम ने प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसलिए आप अगर जो पुराने डोमेन वाले अर्थात पुरानी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको हैक होने का और साइबर धोखाधड़ी का के चंगुल में भी आप फंस सकते हैं। इस वजह से ऑफिशियल वेबसाइट का उपयोग करें, न कि पुराने डोमेन का। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर डिस्कॉम प्रबंधन डिजिटल मोड में हाई हेलो टीम। सेवाओं को सुगम बनाने के लिए व्हाट्सएप की शुरुआत की जयपुर डिस्कॉम। लगभग 60 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से यह डिजिटल पहल शुरू की गई। व्हाट्सएप नंबर 94610
62705 नंबर पर सेव कर उपभोक्ताओं को हेलो हेलो टीम, हाय टीम लिखकर मैसेज भेजना होगा। या तो हेलो या हाय लिखकर मैसेज भेजना होगा। उपलब्ध सुविधाएं हम देखें तो व्हाट्सएप पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी। बिजली गुल होने की शिकायत दर्ज करना, बिजली का बिल डाउनलोड करना, बिल भुगतान करना और शिकायत की स्थिति जानना। ये कार्य आप व्हाट्सएप से कर सकते हो। अगले महीने से नया बिजली कनेक्शन, नाम परिवर्तन, अन्य फीचर भी जुड़े जाएंगे। ऊर्जा सचिव MD जयपुर डिस्कॉम आरती डोगरा के अनुसार सरकार आमजन से जुड़ी हुई 100 प्रमुख सेवाओं को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी कर रही है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स जयपुर, अत्याधुनिक उपकरण और नए पदों का प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स जयपुर में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा रिम्स जयपुर के लिए 134.71 करोड़ की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। पदों का सृजन, इसके लिए निर्देशक के एक पद सहित कुल 10 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। 6 पद नियमित और 4 पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। बजट का मुख्य विभाजन देखें तो 61.78 करोड़ रुपए, सबसे बड़ा हिस्सा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मेडिकल, एडवांस मेडिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, क्लिनिक डिसीजन, रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म पर खर्च होगा। शेष बजट एडवांस कैथ लैब, CTVS, न्यूरोसर्जरी उपकरण, 3D लेप्रोस्कोपिक सिस्टम, यूरोलॉजी, 32 स्लाइड MRI, 128 स्लाइड CT सिस्टम और प्लास्टिक सर्जरी उपकरण और सिविल कार्यों पर व्यय किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नई शिक्षा नीति। CBSE के 19 निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम कक्षा 8 से 12वीं तक के बच्चों के भविष्य के लिए तकनीकी मंत्र, स्कूली विद्यार्थियों में डिजिटल कौशल विकसित करना, नई तकनीकों की समझ बढ़ाना और उच्च शिक्षा व रोजगार के लिए तैयार करना। संस्थान, ये पाठ्यक्रम राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा चलाए जा रहे हैं। डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से संचालित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, जनरेटिव AI, पाइथन प्रोग्रामिंग, साइबर सुरक्षा, नैतिक हैकिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, VLSI चिप और डिज़ाइन और 3D प्रिंटिंग आदि इसमें संबंधित होंगे। समय अवधि हम देखें तो 90 मिनट से लेकर 100 घंटे तक की अवधि का पाठ्यक्रम होगा। इन पाठ्यक्रमों के लिए पहले कोडिंग या प्रोग्रामिंग का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। ऑनलाइन मूल्यांकन के आधार पर डिजिटल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। युवा AI फॉर ऑल पाठ्यक्रम हिंदी सहित 12 भाषाओं में उपलब्ध होगा। 8वीं से 12वीं तक के लिए CBSE ने 19 निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम चालू किए हैं। वर्क फ्रॉम होम का जहाज, साइबर ठगी से सावधान, टॉफ़ी पैकिंग, डेटा एंट्री, पार्ट टाइम जॉब के नाम पर धोखाधड़ी, ज़्यादातर महिलाएं, बेरोजगार युवा, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार। ठगी का माध्यम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर घर बैठे कमाएं, आकर्षक विज्ञापन डालकर लोगों को जाल में फंसाया जाता है। मोडस ऑपरेटिंग, ठगने का तरीका, ठग पहले रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस, सिक्योरिटी मनी, कुरियर चार्ज आदि के नाम पर बार बार पैसे हटते हैं। पैसे देने से मना करने पर फर्जी कानूनी नोटिस या पुलिस केस की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। सुरक्षा उपाय, साइबर एक्सपर्ट गजेंद्र शर्मा के अनुसार नौकरी के विज्ञापनों की पूरी तरह से स्वतंत्र जांच करें। किसी भी अनजान खाते में कभी भी एडवांस फीस जमा न करें। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज, आधार, पैन, बैंक विवरण, OTP साझा न करें। ठगी का संदेह होते ही तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थानी भाषा का हाल, अकादमिक संकट, 70% नेट JRF स्टूडेंट को PhD गाइड नहीं मिल रहे। राजस्थानी भाषा में नेट JRF पास करने वाले छात्रों को प्रदेश के सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में PhD गाइड और सीटें नहीं मिल रही। हर साल पूरे राजस्थान में करीब 500 से 600 छात्र राजस्थानी भाषा में MA करते हैं। 500 से 600 छात्र। नेट परीक्षा में साल भर दोनों सत्र मिलाकर करीब 100 छात्र क्वालिफाई करते हैं नेट में। JRF फेलोशिप का नुकसान, JRF से मान्यता 2 से 3 साल के लिए वैध होती है। यदि इस अवधि में PhD एडमिशन नहीं मिला तो यह स्कॉलरशिप लाखों रुपए हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे विभिन्न विश्वविद्यालयों का हाल। मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय उदयपुर पूर्व विभाग में एक स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर है। JRF होल्डर्स होने के बावजूद स्थायी पदों की कमी के कारण सीटें खाली होने पर भी छात्रों को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान अध्ययन केंद्र में राजस्थानी की कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं है। हिस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग काम संभाल रहे हैं। हाल ही में निकाली गई 2 PhD सीटों पर गड़बड़ी विवाद के चलते फिलहाल रोक है। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में पूरी तरह से सेल्फ फाइनेंस स्कीम और गेस्ट फैकल्टी के भरोसे चल रहा है। स्थायी HOD तथा प्रोफेसर नहीं है। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर स्थिति थोड़ी बेहतर है। वर्तमान में 3 स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन राज्य भर के छात्रों का दबाव के आगे ये संख्या बेहद कम है। स्कूली स्तर पर समस्या, उदयपुर संभाग के प्रतापगढ़ के बड़ी सादरी के एक स्कूल को छोड़कर किसी भी सरकारी स्कूल में 11वीं 12वीं में राजस्थानी विषय के रूप में उपलब्ध शिक्षक नहीं है। आधार ही गायब है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थानी एवं मराठी भाषा को विभाग की मंजूरी। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की अनूठी पहल। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
ऐतिहासिक निर्णय। संस्कृत विश्वविद्यालय के परिषद ने लोक भवन से आए पत्र के आधार पर अपने यहाँ मराठी व राजस्थानी भाषा के अलग अलग विभाग खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विवाद एवं विडंबना। महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश भेजे थे। संस्कृत विश्वविद्यालय की बैठक में कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि मराठी पढ़ाओगे, राजस्थानी क्यों नहीं? मराठी पढ़ाओगे, राजस्थानी नहीं पढ़ाओगे? ये काफ़ी चर्चा का विषय है राजस्थान, समस्त राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में यूनिवर्सिटीज़ में राजस्थानी भाषा नहीं पढ़ाई जा रही, लेकिन मराठी भाषा के लिए उन्हें विभाग खोलने का आदेश जारी किए गए हैं। जो पत्र दिया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, उसके आधार पर राज्यपाल जो है, जो कुलाधिपति होते हैं सभी यूनिवर्सिटी के, उन्होंने मराठी विभाग खोलने की जानकारी और मराठी विभाग खोलने के निर्देश दिए हैं सभी विश्वविद्यालयों में, लेकिन राजस्थानी भाषा नहीं पढ़ाई जा रही है, तो ये बायस बिहेव हो गया। इस वजह से इसका काफ़ी विरोध हो रहा है, जिसके बाद दोनों विभागों को मंजूरी मिली, अर्थात जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान विश्वविद्यालय में मराठी विभाग खुलाया जा रहा था। उस पर लेकर विवाद हुआ कि आप राजस्थानी तो नहीं पढ़ा रहे और जबकि मराठी पढ़ाओगे। तो इस विवाद की स्थिति को सुलझाने के लिए दोनों विभाग, अर्थात राजस्थानी विभाग भी खोला गया और मराठी विभाग भी खोला गया। संवैधानिक प्रयास। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले पदम मेहता की याचिका पर स्कूलों में राजस्थानी भाषा पढ़ाने का आदेश दिया था। इसके बाद वे पिछले साल जुलाई में कुलाधिपति राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका तक गुहार लगे, लेकिन अन्य विश्वविद्यालयों में इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा स्थानीय भाषा की पढ़ाई पर विशेष जोर दिया गया, लेकिन राज्य के अधिकांश विश्वविद्यालयों ने इसे अभी तक प्रमुखता से नहीं लिया है। मिशन हरियालो राजस्थान पौधारोपण अभियान। पंचायती राज विभाग की नई पहल। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत राज्य सरकार ने पौधारोपण का लक्ष्य 3 करोड़ से बढ़ाकर 3.61 करोड़ कर दिया है। राजस्थान के पंचायती राज विभाग की बात कर रहे हैं हम, पूरे राजस्थान सरकार की बात नहीं कर रहे, पंचायती राज विभाग की बात कर रहे हैं। 3 करोड़ से बढ़ाकर 3.61 करोड़ बजट कर दिया है पौधे लगाने का पंचायती राज विभाग में। अब तक 1.19 करोड़ से अधिक गड्ढे खोदे जा चुके हैं, लेकिन हालांकि अच्छी बारिश होने का इंतजार, अधिकांश स्थानों पर पौधारोपण का वास्तविक कार्य गति नहीं पकड़ सका है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। सरकार ने पंचायत समिति के स्तर पर कर्मचारियों से हर सप्ताह कम से कम 10 पौधे लगाने, उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी है। पौधों के लिए चयनित 28,436 कार्यस्थलों के मुकाबले 15,393 स्वीकृतियाँ जारी हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वागड़ का काला सोना, खुशबूदार काला बादल चावल। काला बादल चावल डूंगरपुर क्षेत्र के चिखली पंचायत चिखली डूंगरपुर में समिति के झसेला, रामसोर, करावड़ा और चित्री क्षेत्र के गांवों में इसकी खेती प्रमुखता से होती है। काला चावल की ये एक चावल की प्रजाति है। काला बादल, काला सोना वागड़ का हम कह सकते हैं, इसे काला बादल नाम है। 1000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बोए जाते हैं। ये कम समय कम पानी में पकने वाली धान की एक विशेष किस्म है, चावल की विशेष किस्म है जिसका रंग काला होता है। पकने के दौरान इसमें भिन्न भिन्न खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। इस चावल में विटामिन बी, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक जैसे आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। फसल चक्र। इसकी नर्सरी मई में तैयार होती है, जून जुलाई में रोपाई की जाती है, नवंबर में फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। बाजार और मांग। इसकी इतनी भारी मांग है कि बुआई से पहले ही एडवांस बुकिंग शुरू हो जाती है। यह चावल ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कुवैत, बहरीन, इजराइल तक निर्यात किया जाता है। बाजार में इसकी कीमत 100 से 120 रुपये प्रति किलो है। चुनौती व भावी प्रयास। सरकारी स्तर पर ब्रांडिंग, विधिवत पंजीकरण का अभाव है। संयुक्त निदेशक सुधीर वर्मा के अनुसार कृषि विश्वविद्यालय ने इसका वैज्ञानिक परीक्षण कराने के बाद इसे जीआई टैग दिलाने का प्रयास भी किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थानी सिनेमा के 85 वर्ष पूरे। जयपुर में रॉयल वुड फिल्म इंडस्ट्री राजस्थान की ओर से राजस्थानी सिनेमा के 85 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण। तनावड़ा का तालाब हुआ गुलाबी। आप देख सकते हैं, हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी। आप ये पिक्चर जो देख रहे हैं, इसमें जो पिंक एरिया है वो तो है तनावड़ा तालाब। इसके ऊपर जो आप एरिया देख रहे हैं ब्लू कलर वाला, वो है जोजड़ी नदी। और जो ये आप ग्रीन वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये एक कोई सा गड्ढा है जिसमें भी पानी भरा हुआ है। तो ये तनावड़ा तालाब का पानी कैसा हो गया है, पिंक हो गया है। जोधपुर से 20 किलोमीटर दूर तनावड़ा गांव का नाडी तालाब हम बात कर सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट। पानी में अत्यधिक कार्बनिक व औद्योगिक अपशिष्ट बाहर मिलने की पुष्टि हुई है। जांच के बाद नाडी के पास 2 अवैध टेक्सटाइल इकाइयों को ध्वस्त किया गया। अवैध अपशिष्ट परिवहन रोकने के लिए आरटीओ ने 6 विशेष उड़न दस्ते तैयार किए हैं। पानी के गुलाबी होने का वास्तविक वैज्ञानिक कारण अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया। बोर्ड ने शिवाल अपशिष्ट निस्तारण की दोनों संभावना जताई है। अब नीरी नागपुर की विशेषज्ञ टीम इस रहस्य की पड़ताल करेगी। नीरी नागपुर। नेक्स्ट हम देखेंगे माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण का अभियान। राज्य सरकार ने 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को विकसित भारत अभियान से जोड़ने के लिए पोर्टल पर 25 लाख पंजीकरण का लक्ष्य तय किया है। इस अभियान के सफल क्रियान्वयन की अहम भूमिका जिम्मेदारी शिक्षा विभाग को सौंपी है।
अर्थात शिक्षा विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप माय भारत पोर्टल पर 25 लाख पंजीकरण अधिक से अधिक युवाओं को पंजीकृत करवाए। जिला शिक्षा अधिकारी गुणवत्ता एवं नवाचार रामगोपाल शर्मा ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जो जयपुर जिलाधिकारी की बात हम यहाँ कर रहे हैं, राज्य में अभी तक 17.70 लाख से अधिक युवा पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा के बाद इस लक्ष्य को 15 अगस्त तक पूरा करने के निर्देश दिए, अर्थात 15 अगस्त तक 25 लाख पंजीकरण करना लक्ष्य रखा गया। कृषि नवाचार सरसों के नई उन्नत किस्म CS 68 कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर के वैज्ञानिकों ने ICAR केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल के सहयोग से CS 68 सरसों की किस्म को विकसित किया है। यह किस्म लवणीय क्षारीय मिट्टी और खारे सिंचाई जल वाले क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनुशंसित की गई है। सहायक आचार्य चंपालाल खटी के अनुसार यह किस्म अत्यधिक लवणता, तेज गर्मी, पाले जैसे प्रतिकूल मौसम में भी परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम है। इसकी फसल 128 से 134 दिनों में तैयार होती है और संभावित उपज 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आकी गई है। अमृत 2.0 योजना राजस्थान के शहरों में पेयजल सुदृढ़ीकरण। राजस्थान के 176 शहरों में पेयजल नेटवर्क मजबूत करने के लिए 5100 करोड़ की लागत से कार्य स्वीकृत किए गए हैं। शहरी आबादी के 40 लाख लोगों तक नियमित स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके तहत मार्च 2027 तक 8.35 लाख नए घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। आबादी के अनुसार केंद्रीय सहायता का पैटर्न देखें तो 1 लाख की आबादी वाले शहरों में 50% केंद्रीय सहायता, 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में 33.33% केंद्रीय सहायता अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सहायता दी जाएगी। 10 लाख से अधिक वाले आबादी वाले क्षेत्रों में 25% केंद्रीय सहायता अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 25% दी जाएगी। 1 लाख आबादी तक 50% और 1 से 10 लाख आबादी 33.33% केंद्रीय सहायता दी जाएगी और 10 लाख से अधिक आबादी में 25% की सहायता केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। परियोजना के तहत होने वाले प्रमुख कार्यों में 1720 लाख लीटर क्षमता के नए जल शोधन संयंत्र WTP, 11,140 लाख लीटर क्षमता के नए जल भंडारण सांचे और 2640 किलोमीटर लंबी राइजिंग पाइपलाइन और 5840 किलोमीटर नई जल वितरण पाइपलाइन बिछाई जाएगी। 2830 किलोमीटर पुरानी जीर्ण पाइपलाइनों को बदला जाएगा। 213 नए पंप हाउस का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे रिको संशोधित लैंड लीज व रेंटल नीति। औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अब फैक्ट्री के आसपास ही व्यवस्थित आवास की सुविधा विकसित करने हेतु अनुमति दी गई है। भूखंडों का आवंटन ई-बिल्डिंग के माध्यम से 30 वर्ष के लाइसेंस पर आधार पर किया जाएगा। परस्पर सहमति 20 वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा। परस्पर सहमति से प्रारंभिक वार्षिक बोली संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित भूमि दर का 5% होगी, जिसमें 5% की प्रतिवर्ष बढ़ोतरी की जाएगी। इसमें 2 वर्ष का मोरेटोरियम भी शामिल है। यह डोमिनेटरी रेंटल हाउसिंग और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर विकसित होगी। इसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग का प्रावधान रखा गया है। पूर्व में शामिल नई गतिविधियां रिको ने इससे पहले अपनी नीति में प्लग एंड प्ले, स्पोर्ट्स, EV चार्जिंग, नर्सरी, ग्रामीण हाट, मैरिज गार्डन और मसाला चौक जैसी गतिविधियों को शामिल किया था। अब जो आपका कार्य करने वाली जगह होगी वहाँ ही आप अपने जो कर्मचारियों को रहने के लिए बिल्डिंग बना सकेंगे, जिससे जो कर्मचारी रहेंगे उनके आवास की व्यवस्था हो जाएगी कार्यस्थल के पास ही। UDAIS प्लस 2025-26 की रिपोर्ट। स्कूलों में घटता नामांकन। सरकारी व निजी स्कूलों में 8.4 लाख से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन कम हुआ है, जबकि इस अवधि में शिक्षकों की संख्या बढ़ी है। नेक्स्ट हम देखेंगे 2023-24 में कुल 83.80 लाख छात्र, 2024-25 में 17.80 लाख छात्र, 2025-26 में कुल 74.50 लाख छात्र हैं। 2 वर्षों में सरकारी स्कूल में कुल 9.3 लाख विद्यार्थियों की भारी गिरावट दर्ज की गई है। लैंगिक आधार पर गिरावट। छात्रों की संख्या में करीब 5 लाख और छात्राओं की संख्या में 3.4 लाख से अधिक कमी आई है। विद्यार्थियों के घटने का मुख्य कारण देखें ग्रामीण आबादी का शहरों को और पलायन, सरकारी स्कूलों में कमजोर व अपर्याप्त आधारभूत सुविधाएं, अभिभावकों का निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स में बढ़ता रुझाव, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के कारण हिंदी माध्यम स्कूलों में घटते नामांकन को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने संस्थाओं से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश के 346 महात्मा गांधी स्कूलों को चिन्हित किया गया, जिसमें जोधपुर की 22 स्कूलें भी शामिल हैं। इनका वापस कन्वर्जन किया जाएगा, अर्थात इंग्लिश मीडियम से वापस इसे हिंदी मीडियम में बदला जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बहुभाषी शिक्षा नीति। सरकारी स्कूलों में नई पहल की गई है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों को बच्चों को उनकी स्थानीय बोली मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने की तैयारी की जा रही है। सीखने का क्रम सर्वप्रथम बच्चा अपनी स्थानीय बोली में विषय को समझेगा, फिर उसे हिंदी भाषा से जोड़ेगा, फिर अंग्रेजी भाषा तक पहुंचाया जाएगा। अर्थात यदि शिक्षक पेड़ पढ़ा रहे हैं तो पहले बच्चों को उनके घर की बोली में पेड़ का नाम पूछेंगे, जैसे वागड़िया मेवाड़ी में।
शिक्षक उस स्थानीय शब्द को बोर्ड पर लिखकर उसे हिंदी, पेड़ और अंग्रेजी ट्री से जोड़कर समझाएंगे। अर्थात पहले वो पेड़ बताएंगे, फिर उसका जो स्थानीय नाम है वो बच्चों से पूछेंगे, या उस पहले स्थानीय नाम को बोर्ड पे लिखेंगे, फिर उसका हिंदी मीनिंग लिखेंगे और फिर उसका इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे और उन्हें आपस में जोड़कर समझाएंगे। दैनिक उपयोग की वस्तुओं, रंगों, फलों, पशुओं के नाम इसी त्रिभाषा सूत्र में सिखाए जाएंगे। उदयपुर संभाग सहित दक्षिण राजस्थान के जिलों में बड़ी संख्या में बच्चे वागड़ी, मेवाड़ी, घरासिया, डामोर जैसे स्थानीय बोलियां बोलते हैं। इन बोलियों को अब कक्षा से सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को डाइट के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षकों के लिए AI प्रशिक्षण, एलिवेट फॉर एजुकेटर्स। उदयपुर स्थित राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCRT में राज्य स्तरीय एलिवेटेड फॉर एजुकेटर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम माइक्रोसॉफ्ट, पिरामल फाउंडेशन और डीप पेडागोजिक्स के सहयोग से आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य शिक्षकों को AI की बुनियादी समझ देने के साथ साथ शिक्षण में इसके सुरक्षित उपयोग, पाठ योजना निर्माण और विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने में प्रशिक्षित करना। वक्ताओं ने जोर दिया कि AI शिक्षकों का विकल्प नहीं है, बल्कि शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने में एक सहायक उपकरण AI है। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के लिए आवेदन शुरू हो गए। 6 से 12 तक के विद्यार्थी 15 सितंबर तक EMIS पर पोर्टल पर नवाचार इनोवेटिव आइडिया भेज सकते हैं। प्रत्येक विद्यालय को अधिकतम 5 आइडिया अपलोड करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। विद्यार्थियों को मॉडल विकास के लिए 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। उनके मॉडल को जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रपति भवन तक प्रदर्शित किया जाएगा। महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में हिंदी माध्यम की वापसी। 346 महात्मा गांधी जो राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की कमी के कारण अब दोबारा हिंदी माध्यम शुरू करने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को से रिपोर्ट मांगी है। नेक्स्ट हम देखेंगे देश का पहला महिला किसान संवाद समारोह वैदिक वन औषधि पादप केंद्र में देश सांगानेर जयपुर में देश के पहले राजस्थान महिला किसान संवाद समारोह 2026 का आयोजन हुआ। यह आयोजन अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद व अखिल भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ OFPI के तत्वाधान में आयोजित किया, जिसमें राज्य जैविक राष्ट्रीय विजन 2030 का शुभारंभ भी हुआ। समारोह में बताया गया है कि कृषि क्षेत्र में 80% महिलाएं हैं। कृषि श्रम शक्ति में 33% हिस्सा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 13 से 14% महिलाओं के पास ही भूमि का मालिकाना हक है। इस दौरान 16 महिला किसान उद्यमियों को सम्मानित किया गया और गो आधारित जैविक खेती से मुनाफे, काली हल्दी, एलोवेरा आदि पर जोर दिया गया। परमवीर पीरू सिंह पैतृक स्कूल का नाम गायब। देश के दूसरे परमवीर चक्र विजेता हवालदार मेजर पीरू सिंह का नाम उनके पैतृक गांव बेरी पिलानी से स्कूल के रिकॉर्ड से गायब हो गया है। 18 जुलाई 1970 को उनके 22वें शहादत दिवस पर स्कूल का नाम उनके नाम पर रखा गया था, लेकिन 1973, 98, 2018 में स्कूल का उन्नत होते होते उनका नाम हटा दिया गया। पीरू सिंह 18 जुलाई 1948 को जम्मू कश्मीर के तिथवाल सेक्टर में अकेले दुश्मन की चौकियां ध्वस्त करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। 2023 में PM मोदी ने अंडमान के एक द्वीप का नाम उनके नाम पर मेजर पीरू सिंह के नाम पर रखा था। अंडमान के एक द्वीप का नाम 2023 में, लेकिन उनके परिवार को गांव के स्कूल में ही बहाली के लिए 53 साल तक सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। अच्छी बारिश के लिए 105 साल पुरानी धाड़ परंपरा। बांसवाड़ा के आनंदपुरी उपखंड में टामटिया गांव में अच्छी बारिश की कामना के लिए 105 साल पुरानी धाड़ परंपरा निभाई गई। मान्यता के अनुसार महिलाएं पुरुषों का वेश धारण कर हाथ में तलवारें लेकर धाड़ निकाली जाती हैं। बांसवाड़ा के आनंदपुरी में ये निकाली गई टामटिया गांव में। राज्यपाल व स्पीकर का शाकंभरी माता का दर्शन। राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण वागड़े व विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को सीकर में स्थित शाकंभरी माता के दर्शन किए, विधिवत पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। अगर आपको हमारे सेशन की PDF की आवश्यकता हो तो आप हमें QR कोड स्कैन करके ये जो हमारा ID दी है उस पर मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पर, जिससे आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहाँ ये PDF अवेलेबल करवाई जाती है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सेशन पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।